प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए श्योर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैथमेटिक्स में जैसा कि आपको याद ही है कि लास्ट क्लास में हम लोग जो रिलेशन एंड फंक्शंस है उसकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने अब तक सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 है। आज 9 नंबर और उससे आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा और देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, सिद्ध करिए कि समुच्चय A इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z, z मीन्स द सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, इज सच दैट 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। ये आपको सिद्ध करना है। तो ये समुच्चय दिया गया है हमको। इसमें आप देखिए कि x जो है वो एक पूर्णांक को व्यक्त करता है। पूर्णांक आप समझते हैं ना, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो भी उसमें शामिल होता है, दैट इज न्यूट्रल इंटीजर। लेकिन पूर्णांक भी 0 से लेकर 12 तक ही चाहिए मुझे, 0 से 12 तक ही पूर्णांक होने चाहिए। उसमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, A क्रॉस A का एक सबसेट होगा। आप जानते हैं कि जिस समुच्चय में रिलेशन डिफाइन करते हैं वो रिलेशन अगर समुच्चय A में डिफाइन है तो वो A क्रॉस A का एक सबसेट होता है। रिलेशन डिफाइन किया गया कि A कॉमा B, उसमें जो क्रमित युग्म आएगा उस क्रमित युग्म में फर्स्ट नंबर में अगर सेकंड नंबर को माइनस करें हम, फिर उसका मॉड निकालें तो वो 4 का गुणज आना चाहिए, मतलब 4 से उसमें भाग लग जाना चाहिए। अब ऐसा रिलेशन सबसे पहले यहां से हम बनाएंगे। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, तो एक तो 0,0 ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 माइनस 0 करोगे तो 0 आएगा और 0 का मापांक 0 बनेगा और वो जो 0 आएगा वो ऑब्वियसली 4 से डिविजिबल होगा। फिर 0 के साथ 4 लेना पड़ेगा, 1 2 3 नहीं ले सकते क्योंकि 0 के साथ अगर हम 2 लेते भी हैं तो 0 माइनस 2 आएगा, -2 का मॉडुलस +2 आएगा और +2 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 0 के साथ 4 लेंगे, 0 के साथ 8 ले सकते हैं और 0 के साथ 12 ले सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज यहां पर आ जाएगी। ओके, अब 0 के साथ और नहीं ले सकते कुछ भी। अब 1 की बारी है तो 1 के साथ 1 ले सकते हैं, 1 के साथ 0 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 4 भी नहीं ले सकते। 1 के साथ अब सीधे हम 5 ही ले सकते हैं। फिर 1 के साथ 9 आप ले सकते हैं, 1,9। फिर 1 के साथ 10 लेंगे तो भी नहीं बनेगा, अंतर आएगा 9, इसका अंतर आएगा 10, इसका अंतर आएगा 11, नहीं बन पाएगा। तो 1 हो गया। अब 2 के साथ 2 तो ऑब्वियसली ले सकते हैं आप, 2 के साथ 0 और 1 में भी कोई नहीं आएगा और 3 4 5 तक कोई नहीं आएगा क्योंकि इनका अंतर 1 2 3 का रहेगा। अब 2 के साथ हम 6 लेंगे, फिर 2 के साथ हम 10 ले सकते हैं क्योंकि 2 माइनस 10 करेंगे तो -8 आएगा, 8 का मापांक 8, 2 माइनस 10, 6 ले लिया, फिर 10 ले लिया। ठीक है, अब 2 के साथ यही क्या आ सकता है। 3 के साथ अगर लेंगे हम तो एक तो 3 के साथ 3 ले सकते हैं, 3 के साथ 0 1 2 कोई नहीं ले सकते, 3 के साथ 4 5 6 भी नहीं ले सकते। 3 के साथ सीधे सीधे 7 आएगा और 3 के साथ कौन आ सकता है? 3 के साथ 11 आ जाएगा क्योंकि 3 और 11 का जो डिफरेंस होगा वो 4 से डिविजिबल रहेगा और कोई नहीं लिया जा सकता। 4 की बात करते हैं। 4 के साथ एक तो 0 ले सकते हैं हम, दूसरा 4 के साथ 4 भी ले सकते हैं, 4 के साथ 0 ले सकते हैं, 4 के साथ 4 भी ले सकते हैं, 4 के साथ 8 भी ले सकते हैं हम और 4 के साथ हम 12 भी ले सकते हैं।
5 की बात करिए तो 5 के साथ 1 ले सकते हैं, 5 के साथ 5 भी ले सकते हैं, 5 के साथ 1 0 पे नहीं आएगा, 5 के साथ 1 भी ले सकते हैं, 5 के साथ 5 भी ले सकते हैं, और 5 के साथ 9 भी ले सकते हैं। और फिर किसी के साथ डिफरेंस उसका 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 10 का डिफरेंस 5 आएगा, नॉट डिविजिबल बाई 4। 6 7 दिस आर नॉट डिविजिबल बाई 4। 5 के बाद 6 की अगर बात करें तो 6 के साथ हम 2 ले सकते हैं, 6 के साथ 2 ले सकते हैं, 6 के साथ 6 ले सकते हैं, 6 के साथ 10 ले सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। फिर 7 की बात करिए तो 7 के साथ 3 लिया जा सकता है, 7 के साथ हम 0 1 2 नहीं ले सकते, 7 के साथ 3 ले सकते हैं। फिर उसके बाद 7 के साथ 7 ले सकते हैं, फिर 7 के साथ 11 ले सकते हैं। ओके, 7 के बाद 8 के साथ हम 0 ले सकते हैं, 8 के साथ हम 4 भी ले सकते हैं, 8 के साथ 8 तो ले ही सकते हैं, 8 के साथ 12 भी ले सकते हैं। आप ये जितने भी मैं क्रमित युग में लिख रहा हूं इन सब में किसी में भी आप देखेंगे उनका जो डिफरेंस आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा। मतलब a में से b घटाओगे फिर मॉड निकालोगे, मतलब डिफरेंस ही सही है। तो 8 के साथ 12 भी ले सकते हैं, 8 0 8 4 8 8 8 12। 9 के साथ अगर बात करेंगे तो 9 के साथ आप 1 ले सकते हैं 9 के साथ में, क्योंकि 9 में घटाओगे 8 आएगा, 8 का मापांक 8 रहेगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 9 के साथ आप 5 भी ले सकते हैं, फिर 9 के साथ आप 9 भी ले सकते हैं, 9 के साथ बाकी नहीं ले सकते हम कोई भी। 10 के साथ में अगर आप देखोगे तो हम 2 ले सकते हैं, 10 के साथ 2 ले सकते हैं। फिर 10 के साथ हम 6 ले सकते हैं, 10 के साथ हम 10 ले सकते हैं, और 10 के साथ कुछ नहीं। फिर आएगा 11 के साथ हम ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, 11 के साथ हम ले सकते हैं 7 ले सकते हैं, 11 के साथ 11 भी लिया जा सकता है, और 11 फिर इसके बाद कुछ नहीं। 12 के साथ 0 भी ले सकते हैं, 12 के साथ हम 4 भी ले सकते हैं, 12 के साथ हम 8 भी ले सकते हैं, और 12 के साथ हम 12 भी ले सकते हैं। अब सारे एलिमेंट कंप्लीट हो गए। अब इसी को देख करके आपको ये बता देना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। आप सभी को याद होगा तुल्यता संबंध में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होना चाहिए। स्वतुल्य, सममित और संक्रामकता। देखिए मैंने ये लिख दिया है, पर मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेट आप ही करिए, क्योंकि अब तक हम लोग इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं, एंड आई होप कि आपको आ जाएगा। बस ध्यान ही देना है। स्वतुल्यता के लिए क्या है, उल्टा पुल्टा स्वतुल्यता, नो आई एम सॉरी, स्वतुल्यता के लिए सबके डबलेट्स चाहिए। 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 सारे डबलेट्स मौजूद हैं, इसलिए ये स्वतुल्य भी होगा। लिखना कैसे है, इसके पहले भी कई क्वेश्चंस मैंने किए हैं। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दोज क्वेश्चंस। तो लिखने का तरीका आप वहां से देख लीजिए। सममितता के लिए उल्टा पुल्टा आपको चाहिए, सबका उल्टा पुल्टा मिलेगा। 0 4 का उल्टा पुल्टा कहीं ना कहीं 4 0 होगा, 0 8 का उल्टा पुल्टा 8 0 होगा, 0 12 का उल्टा पुल्टा 12 0 होगा, सबके उल्टे पुल्टे मिल जाएंगे। तो कैसे लिखना है ये आप डिसाइड करेंगे पिछले क्वेश्चंस में जो आंसर हमने बताए हैं उनकी हेल्प से। इसके बाद संक्रामकता। संक्रामकता में आपको देखना है AB है, BC है, तो AC भी होना चाहिए। जैसे इसी को देख लो, 0,12 है, तो 12 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट पकड़ लीजिए। ये 0,12 है, 12,0 है, 0,0 होना चाहिए, ये लिखा है। 0,12 है, 12,4 है, तो 0,4 होना चाहिए, ये लिखा है।
0,12 है, 12,8 है, तो 0,8 होना चाहिए, ये लिखा है। 0,12 है, 12,12 है, तो 0,12 होना चाहिए, ये लिखा है। संक्रामकता के लिए भी जो कंडीशन चाहिए होती है वो आपको यहां सामने दिख रही है, तो इसे आप लिख लीजिए। इसके पहले भी हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। दिस यू विल हैव टू डू योर सेल्फ, ओके। सेकंड पार्ट पे बेटा लिखा हुआ है R इज इक्वल टू A, B इज सच दैट A इज इक्वल टू B। ये इन्होंने दिया है कि मतलब ये रिलेशन ऐसा है बउआ कि इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना, वो ऑर्डर्ड पेयर में जो अंदर नंबर होंगे वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो बस ठीक है, कर लो आप, ऐसे ही ले ही लो। 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 7,7, 8,8, 9,9, 10,10, 11,11, 12,12। आप देखें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सबका ए और बी बराबर है आपस में, ठीक है ना। अब ये तो एक तरीके से, अब आप देखो इसको पता लगाना है। देखिए ये तो मैंने बोला कि स्वतुल्य सममित संक्रामक होगा, मतलब तुल्यता संबंध होगा। ये इसमें तो सारे के सारे बेटा डबलेट्स ही आ रहे हैं, और जब डबलेट्स आते हैं, जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे ना उस समय भी ये चीज आपको क्लियर की गई थी कि अगर कोई रिलेशन ऐसा जिसमें सारे के सारे डबलेट्स मौजूद हैं, तो यकीन मानिए कि वो रिलेशन तुल्यता संबंध होगा ही। स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। स्वतुल्य इसलिए है क्योंकि सारे डबलेट्स मौजूद हैं, सममित इसलिए है क्योंकि सबका उल्टा पुल्टा है। 9,9 अगर यहां पर है तो 9,9 का उल्टा क्या होता है? 9,9, ये 9,9 है, इसलिए सममित भी है। संक्रामकता के लिए इसमें क्या होता है? संक्रामकता में दो बातें हैं, या तो मैंने आपको बताया था कि AB है, BC है और AC भी है तो सममित है। और अगर किसी रिलेशन में AB है, BC है ही नहीं, तो AC भी हमें नहीं देखना है और हम उसे बोल देंगे कि सममित संक्रामक है। ये यहां पर सब में AB है पर BC कहीं नहीं है, इसलिए संक्रामक भी है। मैं चाहता हूं कि इसे भी आप खुद से कर लीजिए। स्वतुल्य सममित संक्रामक है। पीछे जो भी क्वेश्चंस इस तरीके के आपको बताए गए हैं, लिखने के लिए वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं बन पा रहा है आपसे, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज बिल्कुल संकोच मत करिएगा, मुझे जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके, इसी में लिखा है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करिए। तो अब हम ये लिख सकते हैं प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव। एक से संबंधित अवयव कौन सा होगा? एक तो ये 1,1 होगा, एक ये 1,5 होगा, एक ये 1,9 होगा। 1 से रिलेटेड एलिमेंट चाहिए, और कहीं पर 1 से रिलेटेड कोई एलिमेंट है? 9,1, 1,1, 1,5, 1,9, ये तो हो गए। और 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स में एक 5,1 आएगा, 5,1। और 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स में देख लीजिए एक 9,1 मिल जाएगा आपको, 9,1। और 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स में कोई नहीं मिलेगा। इधर की तरफ देखो 1 से रिलेटेड एलिमेंट में ये 1,1 केवल आ रहा है, बस हो गया। तो प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव, ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक से रिलेटेड है, जिनमें क्रमित युग्म में एक आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। आप प्लीज नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है बेटा
ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए जो, और इसमें 5 पार्ट्स में ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। आपको ऐसे रिलेशंस के एग्जाम्पल्स देने हैं जिनमें, और ये शर्तें दी गई, जैसे पहला लिखा है सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। संक्रामक, दूसरा है संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सममित हो। तीसरा है स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। इस तरीके से 5 पार्ट्स में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहां पर मैंने उन्हें शॉर्टकट में लिख लिया है। S स्टैंड फॉर सिमेट्रिक, S स्टैंड फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब सममित। T स्टैंड फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। और R स्टैंड फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य। ठीक है ना। तो जैसे इसमें आप देख रहे होंगे, मैंने इसमें सही का निशान लगाया, इसमें उसके क्रॉस किया, मतलब हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं प्रूफ नहीं मतलब वो एग्जाम्पल देना है। इसका एग्जाम्पल देने जो ट्रांजिटिव तो हो, इसमें मैं लिख देता हूं सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव और ये रिफ्लेक्सिव। ये ट्रांजिटिव होना चाहिए पर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए पर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं चाहिए। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। अब तो चलते हैं, इसके लिए एक काम आप करेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एक सेट हम माने ले रहे हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट्स का एक छोटा सा सेट हमने मान लिया। अब इसी से हम ये रिलेशंस डिफाइन करते चले जाएंगे। और आप तो जानते ही हैं कि अगर सेट ए में कोई रिलेशन है, इसका मतलब है कि वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ए क्रॉस ए से ही कुछ एलिमेंट निकाल के आर बनाया गया होगा। अब इसमें सिमेट्री का है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं। देखो सबसे बड़ी बात, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है मतलब डबलेट्स नहीं आने चाहिए। ठीक, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक मतलब उल्टा पुल्टा आना चाहिए। तो अगर हम ऐसा बना दें 1, 2 और 2, 1 कर दें। अब आप देखें इसको, 1 2 है, 2 1 है, सिमेट्रिक तो है। डबलेट्स नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है ना। इस तरीके से हो गया एग्जाम्पल, बस इतना सही आपको करना है। इस पे आइए, इसमें बोल रहे हैं ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है मीन्स डबलेट्स नहीं रखेंगे। सिमेट्रिक का मतलब उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2 2 1 1 1? ये आप देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि डबलेट्स सबके नहीं है। सिमेट्रिक तो है, ये ट्रांजिटिव है। 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 है, ये ट्रांजिटिव भी है। 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 भी आ गया, देखो। और इसके बाद कोई भी एक एलिमेंट और लिख सकते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव चाहिए हमको, देखिए ट्रांजिटिव के लिए 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 ये लिखा हुआ है। ट्रांजिटिव चाहिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं चाहिए। पर अभी जो आपका ये रिलेशन बना है ना, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है पर ट्रांजिटिव है। 1 2 है, 2 2 है, 1 2 ठीक है, 2 1 है 1 तो 2 1 ये है। हाँ देखो अभी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है पर सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है। अभी ये ट्रांजिटिव भी हो गया है, सिमेट्रिक भी हो गया। ये तो हम हटा दिए पर ये नहीं हटा पाए अभी। इसके लिए आप कुछ और कर सकते हैं। इसके लिए आप इसमें लिख दीजिए 3 1। आप देखिए यहाँ पर, अब ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि डबलेट्स तो है नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी चीज 3 1 का उल्टा भी नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है।
ठीक है ना। ट्रांजिटिव क्यों है, 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 है। आप ट्रांजिटिव में किसी को भी चेक कर ले ट्रांजिटिव है। इसका जैसे आप देखिए 3 1 है तो 3 2 भी आना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, तो ये 3 2 हमने कर दिया। 3 1 है, 1 2 है तो 3 2 आना चाहिए, 3 2 आ गया है। हाँ ठीक है, अभी ये क्लियर हो गया। चलिए देख लेते हैं एक बार और। रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए तो सबके डबलेट्स नहीं है, 1 1 का डबलेट है, 2 का है, 3 का डबलेट नहीं है, देखिए ठीक है। ओके, सिमेट्रिक नहीं चाहिए, सिमेट्रिक नहीं चाहिए तो यहाँ 3 1 है पर 1 3 कहाँ है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव को अगर चेक करने जाएंगे आप कहीं से भी चेक करिए, जैसे 3 2 है, 2 1 है तो 3 1 होना चाहिए, ये है 3 1, ठीक है ना। 3 1 है, 1 2 है तो 3 2 होना चाहिए, ये 3 2 है। 3 2 है, 2 2 है तो 3 2 होना चाहिए, ये 3 2 है। तो ट्रांजिटिव भी हो गया, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, पर ट्रांजिटिव है, हो गया एग्जाम्पल। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से ये चीज आपको आ जाएगी। मैं मानता हूं कि शुरुआत में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर आप इसको बार बार लगा के देखेंगे आपको ये आने लगेगा। चलिए इस पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है मतलब डबलेट्स तो हमको सबके चाहिए, ठीक, डबलेट्स लिख दिए। अब सिमेट्रिक भी चाहिए, सबका उल्टा पुल्टा भी होना चाहिए, तो सबका उल्टा पुल्टा आप देखें किसी का भी ले लेते हैं 1 3 या आप 2 3 ले लीजिए, तो सिमेट्रिक के लिए उसका उल्टा पुल्टा भी मुझे करना पड़ेगा, 3 2 भी करना पड़ेगा उल्टा पुल्टा। एक बार इसको चेक करके देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव हुए क्यों, क्योंकि डबलेट्स सबके हैं। सिमेट्रिक है क्योंकि सबके उल्टे पुल्टे हैं। ट्रांजिटिविटी इसकी चेक कर सकते हैं आप कि इसमें तो जो डबलेट्स है इनमें तो ट्रांजिटिव का कोई इश्यू नहीं होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 2 है, 2 2 है तो 3 2 ये है, 2 3 ये है। अभी ये ट्रांजिटिव भी है, इसकी ट्रांजिटिविटी हमको खत्म करनी है, तो हम 1 2 लिख देंगे और 2 1 लिख दें। क्या इससे ट्रांजिटिविटी खत्म हुई इसकी? आप देखें 3 2 है, 2 1 है तो 3 1 होना चाहिए। हाँ 3 1 नहीं है, देखो बन गया ये, ध्यान से देखिएगा। रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सबके डबलेट्स हैं। सिमेट्रिक है क्योंकि सबका उल्टा पुल्टा है, 2 3 है तो 3 2 है, 1 2 है तो 2 1 है। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए तो ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे? 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 कहीं नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है फिर, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये 4th नंबर पे। 4th पे रिफ्लेक्सिव चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए, सिमेट्रिक नहीं चाहिए। रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 है, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। ट्रांजिटिव भी चाहिए हमको। ट्रांजिटिव अगर आपको चाहिए तो एक आप एलिमेंट लिख लीजिए 1 2, ठीक है ना। आप इसको चेक कर लो जरा, देखो 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 होना चाहिए, यही है। 1 2 है, 2 2 है तो 1 2 होना चाहिए, यही है। फिर से देख लो ध्यान से, ट्रांजिटिविटी के लिए देखो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सबके डबलेट्स हैं। ट्रांजिटिव भी चाहिए तो 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 होना चाहिए, यही 1 2 लिखा है। फिर 1 2 है, 2 2 है तो 1 2 होना चाहिए, यही 1 2 लिखा है। और सिमेट्रिक नहीं है, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि 1 2 का उल्टा नहीं है इस पे। अब देखो 1 2 तो है पर 2 1 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सिमेट्रिक चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए पर रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए हमको।
सिमेट्रिक चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए, पर रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। तो हमने 1 2 लिख दिया, 2 1 लिख दिया और 1 1 लिख दिया। देखो क्या ये फॉलो करता है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मतलब सबके उल्टा पुल्टा है। 1 2 है तो 2 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 होता ही है, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है क्योंकि 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए। और देख लीजिए 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 भी तो होना चाहिए ट्रांजिटिविटी के लिए। फिर से इत्मीनान से आप देख लें, जल्दी की कोई बात नहीं है। सिमेट्रिक चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए मतलब सबका उल्टा पुल्टा चाहिए। 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 1 है, 1 2 है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, ये आ गया। 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 होना चाहिए, ये आ गया। इनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर 1 1 2 2 तो है पर 3 का डबलेट नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इस तरीके से आप बेटा देख सकते हो, ये सब एग्जाम्पल है। तो जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी सेट मान लीजिए, उसी सेट में अपने सारे एग्जाम्पल्स डिफाइन करिए और इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फिर ये आपको पक्का होता जाएगा। ठीक है, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R इज इक्वल टू P, Q, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले हम इसे करते हैं, इसमें और छोटा सा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसी को कर लेते हैं। मैंने एक समुच्चय A मान लिया है कि समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, वो A से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इसी समुच्चय में हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, R P, Q, जो यहां पर बिंदुओं के नाम लिखे जाएंगे। P बिंदु, Q बिंदु है, R है, S है, T है, कोई भी बिंदु वो यहां लिखे जाएंगे। और जो यहां बिंदु लिखे जाएंगे ना, उनमें खास बात यह होगी कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ये इतना बड़ा सेंटेंस है ना, मैं इतना बड़ा सेंटेंस ना लिखकर अगर ये मान लो कि मूल बिंदु O है, माना मूल बिंदु O है, तब उस समय R के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, P, Q इज सच दैट OP इज इक्वल टू OQ। बस ठीक है ना, O से P की दूरी, O से Q की दूरी समान है, मतलब बराबर है। अब इसको हमको तुल्यता संबंध दिखाना है। तुल्यता दिखाना है मतलब स्वतुल्य भी प्रूव करना है, सममित भी, संक्रामक भी। स्वतुल्य के लिए माना P, Q बिलोंग्स टू सेट A। अब यदि P, Q बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट OP इज इक्वल टू OQ, तो क्या ये लिखना उचित होगा? OP इज इक्वल टू OP, OP की जगह OP लिखा, OQ की जगह भी OP लिख दिया हमने, और इसमें तो कोई गलती नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। अगर सही है तो ये इंप्लाई करता है कि P, P बिलोंग्स टू R। इसका मतलब R में डबलेट्स हैं तो R स्वतुल्य है, फिर तो R स्वतुल्य है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीखिए सॉल्व करना, कि अगर कभी ऐसा लिखा है तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, स्वतुल्य कैसे दिखाते हैं, सममित कैसे दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं सममित की। सममित में माना P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू सेट A। अब यदि P, Q बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है OP इज इक्वल टू OQ। ओके, अब इसलिए क्या ये लिखा जा सकता है
ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी भी तो लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये अगर सत्य है तो ये इंप्लाई करता है कि Q कॉमा P, भाई जब OP बराबर OQ है तो PQR को बिलोंग करता है PQ। आज OQ बराबर OP है तो QPR को बिलोंग करेगा। अब PQ भी R में है, QP भी R में है, इसलिए R सममित है, सममित है। संक्रामक देख लेते हैं, संक्रामक, संक्रामक के लिए माना P, Q, R बिलोंग्स टू सेट A। अब यदि P, Q बिलोंग्स टू R, एक काम कर लें, R ना लिखें नहीं तो ये रिलेशन से कंफ्यूजन हो जाएगी, S ले लें। इसका मतलब है OP इज इक्वल टू OQ और Q, S belongs to R implies that OQ is equal to OS। इसलिए अब देखो OP OQ के इक्वल है, OP खुद OS के इक्वल है तो OP का मान हम OS के बराबर लिख सकते हैं, इसलिए OP इज इक्वल टू OS ये लिखना बिल्कुल सही है। अगर OP इज इक्वल टू OS है तो ये इंप्लाई करता है कि P, S बिलोंग्स टू R होगा। PQ R में है, QS R में है तो PS भी R में है, इसलिए R संक्रामक है, R संक्रामक है। अब R स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। स्पष्ट है, स्पष्ट है कि R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक, अब हम इसका आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। लिखा है पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो कि 0,0 के बराबर नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। एक बार फिर से सिद्ध कीजिए कि बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, बिंदु P जो कि मूल बिंदु के बराबर नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। जैसे ये हमने मान लिया O, मूल बिंदु मान लिया। अब आपको ये दिखाना है कि कोई भी ऐसा बिंदु जो मूल बिंदु को छोड़ दें अगर केवल आप, तो बाकी सारे के सारे बिंदु जो इस रिलेशन के द्वारा दिए जाते हैं उस सब को मिलाने से एक वृत्त बनता है। तो आप देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे बिंदुओं को आप ले लें, पर याद रहे ये रिलेशन उनमें फॉलो करना चाहिए। रिलेशन फॉलो करना चाहिए मतलब मूल बिंदु से उन सभी बिंदुओं की दूरी सेम होनी चाहिए। एक बिंदु हमने ले लिया P, यहां से मूल बिंदु की कुछ डिस्टेंस है। एक बिंदु ये ले लिया Q, यहां से भी मूल बिंदु का कुछ डिस्टेंस है, पर रिलेशन के मुताबिक ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। एक हमने पॉइंट ले लिया S, यहां से इसका डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए। क्यों? रिलेशन तो फॉलो करना चाहिए ना। आप कहीं पर भी एक बिंदु ले लिया T हमने, खास बात ये होनी चाहिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। यहां पर हमने एक बिंदु U ले लिया, रिलेशन OU मतलब OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OT इज इक्वल टू OU। ये रिलेशन फॉलो होने चाहिए सारे बिंदुओं में। अब आप खुद देखिए बेटा, अगर इन सारे बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपको नहीं लगता एक वृत्त बन जाना चाहिए? तो ऐसे सभी बिंदुओं का समुच्चय अगर हम मिलाएंगे जिसकी मूल बिंदु से दूरी समान है तो उससे एक वृत्त बन जाएगा और ये वो सर्कल आ गया। बात सही है, यही आपको दिखाना था। बस मेन चीज तो ये थी तुल्यता संबंध। उसके बाद तो वो तो इस रिलेशन पर बेस्ड डेफिनेशन के मुताबिक वृत्त की भी परिभाषा देखेंगे, यही परिभाषा आती है। ये आपको मिल जाएगा 12 नंबर, ठीक है ना? नो आई एम सॉरी 11 नंबर, 12 नंबर तो हम लोग करेंगे। आप प्लीज नोट कर लीजिए। देखिए इस तरीके के और भी जो क्वेश्चन आएंगे ना, उनको आप भी कोशिश करिए कि कैसे आप दिखाओगे तुल्यता संबंध। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको आप।
क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए बेटा, लिखा है सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, ए एक समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, जितने भी ट्रायंगल हैं सब इसी में आते हैं। और एक रिलेशन डिफाइन किया गया T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। देखिए इस प्रकार का हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें सर्वांग सम के लिए आया था। अब ये शायद एग्जाम्पल में रहा है, मुझे लगता है क्वेश्चन जिसमें हमें सर्वांग सम दिखाना पड़ा था। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने किया था T1 T2 के सर्वांग सम है, उसमें भी तुल्यता संबंध प्रूव किया गया था। देखिए ये आप एक काम करिए, ये आप वहीं से सॉल्व करिए, डू योर सेल्फ। देखें थोड़े से काम ना आप भी करिए, क्योंकि अगर आप इसको करेंगे तो ये आपको ज्यादा आएगा। और वैसे भी समरूप इसमें है, इसी का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें सर्वांग सम था, जो कि हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको करके दिखाया था। तो हम चाहते हैं कि वो आप करिए, आप करेंगे तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताइएगा। वो सर्वांग सम के लिए था, ये समरूप के लिए है, तो तुल्यता संबंध दिखाना आपका काम है। कैसे दिखाइएगा वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। इसी में आगे कुछ लिखा हुआ है, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है 3, 4, 5 वाला, 3, 4, 5 का, चलिए कहीं लिख लीजिए 3, 4, 5, या मैं थोड़ा सा समकोण त्रिभुज टाइप का बना लेता हूं। देखिए ये 3, ये 4 और ये 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज T1, ये त्रिभुज T1 है। भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, 5, 12, 13 वाले, तो 5, 12, 13, 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2। भुजाओं 6, 8, 10, 6, 8, 10, 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? देखिए कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, T1, T2, T3 में कौन से संबंधित है? संबंधित किसको माना जाएगा? जो समरूप होंगे, ठीक है ना, वही तो संबंधित माने जाएंगे। अब इनमें से कौन से 2 त्रिभुज हैं जो समरूप हैं? समरूप त्रिभुज की खास बात होती है कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। हमने T1, T2 के संगत भुजाओं का अनुपात करके देखा, 3/5, 4/12, 5/13, ठीक। फिर हमने इसकी संगत भुजाओं का अनुपात करके देखा, देखो T1 और T2 की संगत भुजाओं का अनुपात करके देखोगे, 3/5, 4/12 और 5/13। आप ध्यान से देखिए ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। T2 T3 का करके देखिए, T2 T3 5/6, 12/8 और 13/10, 5/6, 12/8, 13/10, ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। T3 T1 करके देखो, 6/3, संगत भुजाएं ही ली जाएंगी, 6/3, 8/4 और 10/5। आप देखें बेटा ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। तो T1 T2 समरूप नहीं है क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। T2 T3 भी समरूप नहीं है क्योंकि इसकी भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। T3 T1 समरूप है क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। बस प्रूव हो गया। यहां लिख सकते हैं क्योंकि T3 और T1 की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, क्योंकि T3 व T1 की संगत भुजाओं का अनुपात समान है,
इसलिए T3 व T1 परस्पर R द्वारा संबंधित हैं। मतलब जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन में खरे उतरते हैं ये। बस इतना सा करना है। रही बात इस पार्ट की, आपको स्वतुल्य भी दिखाना है, सममित भी दिखाना है, संक्रामक भी दिखाना है। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप एग्जाम्पल 2 से हेल्प ले लीजिएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। यहीं पर देखते हैं 13 नंबर। सिद्ध कीजिए समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, एक समुच्चय है ए, समस्त बहुभुजों का समुच्चय, समस्त बहुभुजों का समुच्चय, ये ए है। ओके, और उसमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है समुच्चय में, P1, P2 इज सच दैट P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक, ये रिलेशन डिफाइन किया गया है। लिखा हुआ इस प्रकार से इस प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ये बहुत ही आसान है बुआ। देखो, ये एक बहुभुज है, समुच्चय में बहुत सारे पॉलीगन्स भरे पड़े हैं, उनमें से हमने 2 पॉलीगन्स निकाले P1 और P2, और हमने पाया कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अब देखो, बार बार इतना हिंदी में लिखना थोड़ा सा ज्यादा इरिटेटेड होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक सिंबल बना लूंगा। सिंबल ये बना लूंगा, नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन P2। बहुभुज P1 में भुजाओं की संख्या को हम n ऑफ P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और बहुभुज P2 में भुजाओं की संख्या को हम n ऑफ P2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन P2। अब इसके बजाय आप इसका इस्तेमाल करिए। अब एक एक चीज, अगर आपको तुल्यता संबंध दिखाना है तो स्वतुल्य दिखाइए। वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे करके दिखाना चाहिए इसको, ये भी आप कर सकते हैं। इसके जैसा क्वेश्चन अभी हमने लगाया था 11 नंबर, OP इज इक्वल टू OQ, उसमें भी लिखा था OP इज इक्वल टू OQ। उसी की हेल्प से आप इसको कर सकते हैं। मैं स्वतुल्य करके दिखाता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। यहां पर लिखेंगे माना P1 व P2 बिलोंग्स टू सेट A, मतलब समुच्चय A बहुत सारे पॉलीगन है, वहां से हमने 2 निकाल लिए। अब यदि P1, P2 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन P1 is equal to the number of sides in polygon P2. Therefore, can we write that number of sides in polygon P1 is equal to number of sides in polygon P1? बहुभुज P1 में भुजाओं की संख्या बहुभुज P1 में भुजाओं की संख्या बराबर है। क्या गलती है? कुछ भी गलती नहीं है यार। तो ये बिल्कुल से सही है। अगर ये सही है, जब NP1 बराबर NP2 होता है तो P1 P2 बिलोंग्स टू R होता है। आज NP1 के बराबर है तो P1, P1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। इसका मतलब डबलेट है तो R स्वतुल्य है। ठीक है ना। रही बात सममित और संक्रामक, वो आप दिखाइए। सममित और संक्रामक सेम यही चीज करके आपको दिखाना है, तो डू योरसेल्फ। और जब वो सममित और संक्रामक दोनों गुण इसमें आ जाएंगे ना, स्वतुल्य तो वो है ही, सममित और संक्रामक भी हो जाएगा। फिर आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। इससे जुड़ा हुआ कुछ और लिखा है, उसको भी पढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 है, तो आगे लिखा है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। 3, 4 और 5 लंबाई वाली भुजाओं देखो,
ध्यान से देखो, 3 4 5, क्या आपको भुजाओं का ये कॉम्बिनेशन कुछ याद आ रहा है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये जिस भी त्रिभुज की भुजाएं होंगी ना बेटा, वो एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया 3 4 और 5। मैं फिर से पढ़ूंगा, आप सुनिएगा। 3 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करिए। अब इससे संबंधित समुच्चय ए में जितने भी आपको एलिमेंट मिलते हैं सब को अवयवों का समुच्चय ज्ञात करिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें तो बहुभुज भरे हुए हैं, इसमें त्रिभुज भी होंगे, चतुर्भुज भी होंगे, पंचभुज भी होंगे, इसमें तो बहुत सारे पॉलीगन्स हैं। पर बुक ने बोला है कि इससे रिलेटेड मुझे यहां से समुच्चय बताइए। वो क्या है? वो एक समकोण त्रिभुज है। अगर वो एक समकोण त्रिभुज है और इसमें भुजाएं कितनी हैं? 3, तो मतलब हमको समकोण त्रिभुज से नहीं है, रिलेशन जो दिया गया था उस रिलेशन में मेनली भुजाओं की संख्या से मतलब है कि भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब हमको जो ये दिया गया है अलग से, इसमें आप ये मत देखिए कि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण है कि समबाहु है कि समद्विबाहु है या विषम बाहु है, आप इसकी परवाह ही मत करिए। आप तो बस ये देखिए कि भुजाओं की संख्या के हिसाब से अगर चेक करेंगे तो इसमें 3 भुजाएं हैं। तो यहां से ऐसे सारे अवयव निकाल के बता दीजिए जिनमें 3 भुजाएं हों। भाई रिलेशन किस चीज का है? रिलेशन समकोण त्रिभुज का है या रिलेशन भुजाओं की संख्या का है? तो आंसर है रिलेशन तो भुजाओं की संख्या का है। तो हमें जो आकृति दी गई है उसमें भले वो 3 4 5 देकर समकोण त्रिभुज बोलकर हमको कंफ्यूज किया जा रहा है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको रिलेशन के मुताबिक देखना है कि भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहां से 3 भुजाओं वाली जितनी आकृतियां हैं सब निकाल के आप उसका समुच्चय बना दीजिए, ठीक है ना। अब 3 भुजाओं वाली जो आकृतियां होंगी वो क्या होंगी? वो तो सब त्रिभुज होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इन्होंने बोला समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करिए। तो इस त्रिभुज से संबंधित या इस समकोण त्रिभुज से संबंधित, इस समकोण त्रिभुज से संबंधित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। बस 3 भुजाएं इसमें और 3 भुजाओं वाली आकृतियां निकाल लो। और 3 भुजाओं वाली आकृतियों को आप क्या कहते हो? बेटा त्रिभुज ही तो कहते हो। तो बस इस समकोण त्रिभुज संबंधित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय वही आ जाएगा हमारा आंसर इसका, ठीक है ना। इस तरीके से हम 13 कर सकते हैं। सममित और संक्रामक ये आपको करना है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप कर लोगे, क्योंकि आप ये कोई इस तरीके का क्वेश्चन पहली बार नहीं कर रहे हो, कई बार कर चुके हैं। स्वतुल्य इसमें दिखा भी दिया है मैंने, वही 2 चीजें आपको करनी है। प्लीज आप कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे है बेटा, मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। एल है एक्स वाई तल में स्थित, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय। और उस समुच्चय में आर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है और वो इस तरह से है कि L1, L2 इज सच दैट L1 समांतर है L2 के, तो L1 इज पैरेलल टू L2। द्वारा परिभाषित संबंध R है, सिद्ध करिए कि R एक तुल्यता संबंध है। पहले यही काम करेंगे हम, सबसे पहले स्वतुल्य। वैसे आप कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं इस पे। माना L1, L2 बिलोंग्स टू L। अब यदि L1,
comma L2 belongs to R implies that L1 is parallel to L2। इसलिए क्या हम लिख सकते हैं L1 is parallel to L1? बेशक कोई भी लाइन स्वयं अपने समांतर तो होती ही है, इसलिए ये बिल्कुल सत्य है। और अगर ये सत्य है तो ये इंप्लाई करता है कि L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब रिलेशन में डबलेट्स है, डबलेट्स है तो हम कह सकते हैं कि R स्वतुल्य है। ठीक, सममित के बारे में देखिए। सममित, सममित के लिए अगर आप देखेंगे तो फिर से वही चीज, माना L1 और L2 दोनों ही सेट L को बिलोंग करते हैं, मतलब एक्स वाई तल में स्थित रेखाएं हैं ये। अब यदि हम ये कहें कि L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब है दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो क्या ये कहना कि L2 इज पैरेलल टू L1 सत्य है? बेशक अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर है, बिल्कुल सत्य है, इसमें तो कोई खराबी नहीं है। अब अगर L1 L2 के समांतर तो L1 L2 बिलोंग्स टू R। अब L2 L1 के समांतर है तो L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। उल्टा पुल्टा आ गया, इसका मतलब R सममित है, R सममित है। संक्रामक, संक्रामक की अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए आपको 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L। अब यदि L1 कॉमा L2 belongs to R implies that L1 is parallel to L2 और L2 comma L3 belongs to R implies that L2 is parallel to L3। अब आप खुद देखें, ये L1 है, ये L2, ये L3, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या ये लिखना कि L1 L3 के पैरेलल है सही है? बिल्कुल सही है। इसलिए L1 इज पैरेलल टू L3, ये बात बिल्कुल सत्य है। और अगर सत्य है तो L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R होगा। L1 L2 R में है, L2 L3 R में है, तो L1 L3 भी R में होगा, इसलिए R संक्रामक है, R संक्रामक है। ठीक, अब जो R है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए R तुल्यता संबंध है, R तुल्यता संबंध है। ठीक है ना? ओके, अब एक काम तो हो गया, इसके बाद एक छोटी सी चीज और इसमें बोली गई है, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। लिखा है कि सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है, वो तो हमने कर दिया। रेखा y इज इक्वल टू 2x + 4, ये हमको एक लाइन दी गई है, y इज इक्वल टू 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करिए। आपको इस रेखा से संबंधित सभी लाइंस का समुच्चय ज्ञात करना है। तो इस रेखा से संबंधित कौन सी लाइनें होंगी जो ये रिलेशन फॉलो करेंगी? जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है ना, उस रिलेशन को, लाइंस को फॉलो करना चाहिए। और रिलेशन क्या है? समांतर होने का। तो जितनी रेखाएं इस रेखा के समांतर होंगी वो सब इस, मतलब वो सब हमारा आंसर बन जाएंगी। उन्होंने लिखा ना, रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। अगर दी गई रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय आपको लिखना है तो आप इस रेखा के समांतर रेखाओं को लिख दीजिए। क्यों? रिलेशन में समांतर दिया गया, रिलेशन में लंबवत दिया होता तो हम लंबवत लिखते। ठीक है ना? तो अब अच्छा, एक चीज तो आप समझ गए कि अगर आपको इस रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके समांतर रेखा लिखनी पड़ेगी। किसी रेखा के समांतर रेखा के लिए आपने एक रूल पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में कि उनकी प्रवणता बराबर होनी चाहिए। जैसे यहां पर देख रहे हैं, अगर हम तुलना करें y बराबर mx + c से, तो इसकी प्रवणता कितनी है? इसकी प्रवणता है 2। इसकी प्रवणता कितनी है? 2 है। तो इस दुनिया में जितनी 2 प्रवणता वाली लाइंस होंगी वो सब इससे रिलेटेड होंगी। क्यों?
क्योंकि उनकी प्रवणता और इसकी प्रवणता सेम होगी तो ये समांतर होंगी, इसलिए प्रवणता सेम लिखें, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। रेखा से संबंधित समस्त रेखाएं, हम एक इक्वेशन लिखेंगे और उससे सारी की सारी लाइंस रिप्रेजेंट हो जाएंगी। देखो, इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता सेम है, पर कांस्टेंट की जगह क्या आएगा ये मुझे नहीं पता। इसकी जगह कुछ भी लिखते जाइए, सी की जगह पर कोई भी रियल नंबर आप लिख देंगे, एक जो लाइन बनेगी ना वो इसके समांतर ही बनेगी। क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी प्रवणताएं सेम है आपस में, इस वजह से। और समांतर ही चाहिए था, लंबवत तो चाहिए नहीं था, तो हमने ये लिख दिया। बस इतना सा लिख देंगे, आपका आंसर हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। मैं 15 नंबर क्वेश्चन को यहीं पर देखे ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 में एक समुच्चय पहले दिया गया है 1 2 3 4। फिर इस समुच्चय में एक रिलेशन डिफाइन किया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। अब आपको सही उत्तर चुनना है। पहले आप चेक कर लो, इसमें सही उत्तर में स्वतुल्य यही सब पूछ रहे हैं। आप देखो, स्वतुल्य तो है नहीं क्योंकि सबके डबलेट नहीं है। 1 1 का डबलेट है, 4 4 है, 3 3 है। ओ आई एम सॉरी, 2 2 भी है। 1 1 2 2 3 3 4 4 सबके डबलेट्स हैं, इसलिए स्वतुल्य है। ठीक। सममित की बात करो, क्या सबके उल्टे पुल्टे हैं? 1 2 है तो कहीं 2 1 है? नहीं है, तो सममित नहीं है। संक्रामक की बात करिए, 1 2 है, 2 2 है तो 1 2 तो यही है। खैर 3 2 है, 2 2 है, 3 2 यही हो गया। 3 3 ठीक है, इसका मतलब संक्रामक भी है ये। आप चेक करके देखिए इसको, आपको संक्रामक मिलेगा। 1 3 है, 3 3 है तो 1 3 ये है। 1 3 है, 3 2 है तो 1 2 ये है। 3 2 है, 2 2 है तो 3 2 ये है। संक्रामक है, तो स्वतुल्य है, संक्रामक है, पर सममित नहीं है। आर स्वतुल्य सममित है किंतु संक्रामक नहीं, गलत है। बी पार्ट पे आर स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, यही सही होगा। 15th नंबर का बी पार्ट आप चेक कर लें, इस पे एक्सरसाइज 1.1 15 नंबर बी पार्ट सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है ना? ओके, 16 नंबर क्वेश्चन पर आप देखिए। मान लीजिए कि समुच्चय n में, एक काम करें आप नोट कर लीजिए, थोड़ी जगह हो फिर अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है बेटा, मान लीजिए समुच्चय n में, समुच्चय n का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय n में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है r, इसका मतलब r n क्रॉस n का एक सबसेट होगा। और वो रिलेशन कुछ इस तरीके से है a, b, जहां a जो है वो b से 2 कम है। b की जगह पर जो भी आएगा उससे a 2 कम रहेगा, या आप यूं समझ लें कि a से b 2 ज्यादा रहा करेगा। और एक शर्त है कि b का मान 6 से बड़ा ही होना चाहिए। b इज ग्रेटर देन 6, मतलब b का मान 6 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें हम अगर बनाएंगे 6 से बड़ा होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर में हम 7 लेंगे अगर, तो फिर हमें ये 5 लेना पड़ेगा। 5 2 7, अगर हम इसको 6 लेंगे तो ये हमें 8 लेना पड़ेगा। अगर हम इसको 7 लेते हैं तो ये हमें 9 लेना पड़ेगा। इस तरीके के बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। अब उन्होंने बोला कि द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, तो निम्न में से सही उत्तर चुनिए। चुन लेते हैं सही उत्तर।
2 4 बिलोंग्स टू आर, 2 4 तो आर को बिलोंग कर ही नहीं सकता। देखो 2 4 बिलोंग्स टू आर लिखा है, पॉसिबल क्यों? क्योंकि इन्होंने लिखा है बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए और ये बी का मान तो 6 से छोटा है ना। दूसरा लिखा है 3,8 बिलोंग्स टू आर, 3,8 बिलोंग्स टू आर, पॉसिबल नहीं है। बी तो 6 से बड़ा है पर ए उससे 2 छोटा नहीं है, ए का मान बी से 2 छोटा होना चाहिए, इसलिए ये भी बिलोंग नहीं करेगा। 6,8 बिलोंग्स टू आर, बी तो 6 से बड़ा है और ए बी से 2 छोटा भी है, यही सही है फिर तो। अगला है 8,7 बिलोंग्स टू आर, ये भी नहीं हो सकता, क्यों? ये जो बी की जगह ये 6 से बड़ा है पर बी से 2 छोटा ए नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ये सी पार्ट हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बी पार्ट सही जवाब था, क्वेश्चन नंबर 16 में सी पार्ट आपका सही जवाब आएगा। एंड आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। आप इस पर प्रैक्टिस करिए, इसके क्वेश्चंस लगाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फलनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं मैथमेटिक्स में, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।